माँ, मुझे तुमसे बात करनी है। देख सुशील, अगर तू फिर उस पायल के बारे में बात करने आया है तो कोई फायदा नहीं। अरे माँ, पर दिक्कत क्या है उसमें? मुझसे मत पूछ, मोहल्ले से जाकर पूछ। रोज सुबह जब तक वो 2-3 लोगों से लड़ ना ले उसका दिन शुरू नहीं होता। और ऐसी लड़की को तू इस घर की बहू बनाना चाहता है? अरे मेरे बच्चे, सुंदरता तन की नहीं मन की देखनी चाहिए। लेकिन माँ, इसी मोहल्ले के सारे लड़के उसके पीछे पड़े हैं, पर उसने मुझे चुना। ये आपके लिए छोटी बात होगी, पर मेरे लिए नहीं। पायल के प्यार में अंधा हो चुका सुशील लगातार अपनी माँ चंदा से बहस कर रहा था। दरअसल जिस मोहल्ले में चंदा और सुशील रहते थे, उसी मोहल्ले में पायल नाम की एक बहुत ही सुंदर लड़की भी रहती थी। पर दिक्कत ये थी कि उसे अपनी सुंदरता पर बड़ा घमंड था। अपनी माँ के खिलाफ जाकर उसने कुछ ही दिनों बाद पायल से शादी कर ली। और फिर माँ, मैं जानता हूँ कि इस शादी से तुम खुश नहीं हो, लेकिन अब पायल इस घर की बहू बन चुकी है, तो तुम्हें इसे अपनाना ही होगा। बूढ़ी चंदा ने खुद को समझा लिया और फिर सच्चे दिल से पायल को अपनी बहू के रूप में स्वीकार भी कर लिया। पायल ने अपनी सास चंदा के पैर छुए और मन ही मन बोली, ये पहली और आखिरी बार तेरे पैर छू रही हूँ बुढ़िया। बस 1 महीने के अंदर तुझे इस घर से ना निकलवा दिया तो मेरा नाम भी पायल नहीं। अगले दिन सुबह पायल नहा धोकर तैयार हुई और शीशे के सामने मुस्कुराते हुए खुद से ही बातें कर रही थी। ले पायल, तेरी जिंदगी तो अब सेट हो गई। तू जैसा चाहती थी बिल्कुल वैसा ही हुआ। तेरा पति बढ़िया कमाता है और तुझ पर लट्टू है बिल्कुल। रहने को इतना अच्छा घर मिल गया, ना बड़ा परिवार और ना काम की किचकिच। बस ये बुढ़िया है जिसे भी मैं जल्दी ठिकाने लगा दूंगी। शादी के अगले दिन से ही पायल ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। ओफो, ये कैसे पराठे बनाए बुढ़िया? इतनी उम्र हो गई, एक अच्छा पराठा बनाना भी नहीं सीखा अब तक। देखो तो जरा कितना तेल टपक रहा है। समझ गई, तू चाहती है कि मैं इन पराठों को खाकर मोटी हो जाऊं और फिर सुशील मुझसे प्यार करना छोड़ दे, है ना? यही सोच के रखा है ना बुढ़िया? नहीं बेटी, मैं भला ऐसा क्यों चाहूंगी? मैं कोई तेरी बेटी नहीं हूँ, समझी? तू अपने काम से काम रख, और अगर मेरी बातें नहीं झेली जा रही हैं तो उठा अपना सामान और निकल जा इस घर से। वैसे भी मैं और सुशील तंग आ गए तुझे पालते पालते। उस दिन पायल ने अपनी हद पार कर दी थी। चंदा जानती थी कि उसका बेटा सुशील वही सुनेगा जो पायल उसे सुनाएगी, इसीलिए चुपचाप घर से निकल गई। रात होने को आई थी। बेचारी चंदा दर-दर की ठोकरें खा रही थी। भूख के मारे उसका बुरा हाल था। तभी उसे एक ढाबा दिखाई दिया और फिर, सेठ जी, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को है क्या? बस ये कांजी वाला पाव ही बचा है, बोलो लगा दूं? हाँ पर सेठ जी, मेरे पास पैसे नहीं हैं। अरे अगर पैसे नहीं है तो मुफ्त में थोड़े ही मिलेगा, पहले पैसे लेकर आओ। भूखी चंदा वहाँ से लौटने लगी। फिर कुछ सोचकर वो रुकी और सेठ के पास वापस गई। अब क्या हुआ? आप मुझे कांजी वड़ा दोगे तो बदले में मैं आपके ढाबे के बर्तन धो दूंगी। वैसे भी मेरा कांजी वड़ा कोई खरीदेगा तो नहीं, अच्छा मौका है, इसे कांजी वड़ा खिलाकर इससे सारे बर्तन धुलवा लेता हूँ। चलो फिर आ जाओ। अरे छोटू, ये जितना खाए उतना कांजी वड़ा दे दे इसे। और सुनो, कांजी वड़ा खाने के बाद वो जहाँ जितने बर्तन रखे हैं सबको अच्छे से धोना, ठीक है? जी सेठ जी। अब तो चंदा का ठिकाना वही ढाबा हो गया। चंदा उसी ढाबे में सुबह से शाम तक काम करती और बदले में सेठ उसे खाना दे देता। ये चंदा की अच्छी किस्मत ही थी शायद कि उसे कांजी वड़ा बनाना पहले से आता था और उसने पहले निवाले में ही महसूस कर लिया कि ढाबे के कांजी वड़े में क्या दिक्कत है। वो अगले ही दिन से अपने 2 वक्त के खाने के बदले ढाबे के लिए बहुत अच्छा कांजी वड़ा बनाने लगी, जो लोगों को बहुत पसंद भी आने लगा। और फिर, सेठ जी, अब तो हर कोई आपका कांजी वड़ा पसंद कर रहा है। मुझे कुछ पगार मिल जाती तो। अरे कैसी पगार है? तुझे मुफ्त में खाना देता हूँ, वो कम है क्या? हाँ सेठ जी, लेकिन वो लोगों को आपके नहीं बल्कि मेरे बनाए हुए कांजी वड़े पसंद आ रहे हैं। लोग पहले उन्हें खाना चाहते हैं और आप उनसे अच्छा मुनाफा भी कमा रहे हैं। अब तो मुझे मेरी मेहनत का कुछ तो फल मिलना चाहिए। ऐसा है? अभी के अभी निकल यहाँ से। बढ़िया आई, तो जैसे फालतू कारीगर भरे पड़े मेरे पास, समझी? क्या जमाना आ गया भाई। भूखी भिखारी समझ के थोड़ी मदद क्या कर दी, ये तो सिर पर ही चढ़ने लगी। आज एक बार फिर चंदा की बेइज्जती हुई थी, लेकिन अब चंदा पहले जितनी कमजोर नहीं थी। वो समझ चुकी थी उसे खुद अपने लिए कुछ करना होगा।
वो ढाबे से सीधा एक सुनार के पास गई और वहाँ उसने अपनी पायलें और कान के कुंडल बेच दिए। वहाँ से मिले पैसों से उस ठीक 3 दिनों के बाद उस ढाबे के सामने चंदा का अपना छोटा सा साइकिल ढाबा तैयार था, जिसके लिए उसने बड़ी मेहनत से कांजी वड़ा बनाया था। लोग तो पहले से ही उसके हाथों से बने कांजी वड़े के दीवाने थे, इसलिए ग्राहकों को उसके पास आने में देर नहीं लगी। और उस दिन के बाद से चंदा ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। साइकिल से ठेला और फिर एक अच्छा और बड़ा ढाबा खोलने में चंदा को चंद साल ही लगे। और फिर एक दिन, बहन मेरी मदद करो, बहुत भूख लगी है, पर बहन मेरे पास पैसे नहीं है, अब मेरी बहू ने मुझे घर से निकाल दिया है। उस औरत की बात सुनकर चंदा को वो सब याद आ गया जो उसने भुला दिया था। वो मुस्कुराई और उस बूढ़ी औरत से बोली, कोई बात नहीं बहन, पहले आराम से बैठकर खाना खाओ और फिर अपने लिए काम चुन लो मेरे ढाबे पर। और सुनो, काम के बदले खाना और पगार दोनों मिलेगा, तो अब सारी चिंताएं छोड़ दो। और सुनो, सबसे पहले ये कांजी वड़ा खाना, ये स्पेशल है मेरे ढाबे के। बंटी और बबली दोनों सगी बहनें, दोनों ही एक नंबर की चालाक थी। वो बूढ़ी औरतों का भेष बनाकर अलग अलग गांव में जाती थी और जहाँ भी सीधी साधी अमीर सेठानी औरतें दिखाई दे उनको ठग लेती थी। अरे मेरी मैया, ये तो सच में जादू हो गया, मुझे भी कोई ऐसी दवाई दे दो, मैं तो बिल्कुल ऐसी 20 साल की जवान लड़की बनना चाहती हूँ। मेरे पति तो मुझे पसंद ही नहीं करते, हमेशा मुझे बुढ़िया बुढ़िया कहकर चिढ़ाते रहते हैं। सही कह रही हो बहन, मेरे पति भी मुझे ऐसे ही सुनाते हैं कि तू तो अब बूढ़ी हो गई है, तेरे ऊपर कुछ पहना ओढ़ा अच्छा नहीं लगता। अब दिखाऊंगी मैं कितनी सुंदर लगती हूँ। वैसे ये दवाई खाकर हम कितने दिन में जवान हो जाएंगे? बस एक बार ये 1 हफ्ता दवाई खा लो, उसके बाद आने वाले 1 हफ्ते के अंदर तुम्हारे अंदर बदलाव आ जाएगा। और ये दवाई महंगी है, इतना याद रखो, 51,000 रुपए का शगुन डालना पड़ता है, तब ये दवाई मिलती है और तभी ये अपना असर दिखाती है। अब तुम पांचों अगर जवान होना चाहती हो तो कल 51,000 रुपए ले आओ और ये दवाई ले जाओ। अरे वो तो कोई दिक्कत नहीं है, पैसों की चिंता तुम ना करो, हम कल ही ले आएंगे। और मेरी तो अब बहन की लड़की की शादी है, मैं सोचती हूँ कल से दवाई शुरू कर दूं। हाँ, कल से दवाई शुरू कर दो, तभी आप मेरी तरह सुंदर बन पाओगे। ठीक है, तो फिर हम सब कल पैसे लेकर आ जाएंगे, तुम हमें दवाई दे देना। मोहनपुर गांव की सारी अमीर बड़े घर की औरतें बंटी और बबली के झांसे में आ जाती हैं और उनसे दवाई खरीद लेती हैं। बंटी और बबली तो अपना काम करके उन औरतों को ठग कर कब का वहाँ से रफू चक्कर हो चुकी थी, पर मोहनपुर गांव की औरतें अपना सिर पीटती रह गई। उनके घर में सभी उन्हें डांटने लगे। अरे तुम पागल हो क्या? तुम्हारी उम्र हो गई, बाल पक गए पर अक्ल अभी भी बच्चों वाली है। ऐसे भला दवाई लेकर कोई इतना जवान हो जाए कि 20 साल की लड़की बन जाए? तुम्हें क्या हो गया था? बताओ, फालतू के पैसे खराब हो गए और वो औरत तुम्हें ठग कर चली गई। अरे मुझे अकेली को क्यों डांट रहे हो? सबकी आधार सुशीला का है, वही मुझे उन औरतों के पास ले गई थी, पर मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि उनमें से एक बूढ़ी दादी और वो उसकी पोती, क्या जो हमें पागल बना रही थी, वो दादी पोती है क्या? तुम यहाँ अपना गणित लगाते रहो और वो दोनों राम जाने किसी और को लूट रही होंगी। बिल्कुल सही। बंटी और बबली अब सीतापुर गांव में पहुंच चुकी थी। अब उनका अगला निशाना यहाँ की अमीर घर की औरतें। बंटी, चल अगला निशाना ढूंढते हैं, थोड़ा गांव में घूम आए। ठीक है, पहले इन सबका विश्वास भी तो जीतना होगा। अरे वो तो हमारे बाएं हाथ का खेल है। बंटी और बबली 2 बुढ़िया बनकर सीतापुर गांव में घूमने लगी। वो एक चौपाल के पास से गुजरी, वहाँ कुछ बड़े घर की औरतें बैठी हुई आपस में गप्पे मार रही थी। बंटी और बबली जानती थी कि ये सही मौका है। अरे लाजवंती, कितने दिन में मैं जवान हो जाऊंगी? दवाई की 5 खुराक तो मैंने खा ली है। सुमित्रा, तुझे सब्र नहीं है, मैंने तुझे कहा ना, तो देखना सुंदर लड़की में ना बदल जाए तो मेरा नाम बदल देना। मैंने भी वो दवाई शुरू कर दी है। अरे हम जैसी बहुत बूढ़ी औरतें उस दवाई को खाकर जवान हुई हैं। ये दोनों बुढ़िया औरतें गांव में नई दिखाई दे रही हैं, पर ये किस दवाई की बात कर रही हैं? जरा पूछ तो। अरे बहन जी, जरा रुकना, आपको इस गांव में पहली बार देखा है, आप ये किस दवाई की बात कर रहे हो? जी नमस्ते, हम
दोनों तो बूढ़े से जवान होने की दवाई की बात कर रहे हैं। हम वो दवाई खा रहे हैं। अब बूढ़े शरीर से काम नहीं होता, उम्र हो चली है, शरीर कमजोर हो गया है। हमें किसी ने दवाई दी थी कि इसको खाने से हम बहुत जल्दी जवान लड़की बन जाएंगे, तो हम इसी बारे में बात कर रहे हैं। हाय हाय हाय, सचमुच बुढ़ापा झेला ही नहीं जाता। कभी कोई बीमारी शरीर को घेर लेती है, तो कभी कोई। हमसे अब बुढ़ापा सहन नहीं होता, इसलिए हम जवान होने की दवाई खा रहे हैं। अच्छा, तो इससे कोई भी जवान हो सकता है? अगर हम लोग वो दवाई खाएं, क्या तुम हमें भी वो दवाई दे सकती हो? हाँ, क्यों नहीं, वो दवाई तो हम जरूर दे सकते हैं। उसके लिए 51,000 रुपए देने होंगे, वो शगुन होता है। हाँ, ठीक है, पर पहले आप हमें इस बात का सबूत दो कि वो दवाई सचमुच हमें जवान बना देगी। मेरी दवाई को 5 दिन हो चुके हैं, बस कल एक दवाई और लेनी है, फिर परसों मैं तुम्हें एक जवान लड़की के रूप में दिखाई दूंगी। ठीक है, तो फिर हम परसों ही दवाई खरीदेंगे। पहले तुम्हें देख तो ले, आजकल चोर उचक्के बेईमान ठग बहुत लूटने लगे हैं। अरे तो ठीक है, आप जब परसों सुमित्रा को लड़की के रूप में देखोगे, तभी आपको विश्वास होगा। यार बबली, अब कुछ दिनों के लिए बाहर घूमने चलेंगे, बस ये थोड़े और पैसे आ जाए। बहुत थक गई हूँ मैं ये बुढ़िया बन बनकर। ठीक है, बस ये काम हो जाए, फिर इस बार हम लंबी छुट्टियों पर चलेंगे। बंटी और बबली इस बार बहुत खुश थी, क्योंकि उनके पास इस बार बेईमानी के बहुत सारे पैसे जुड़ चुके थे। अगले दिन गांव की सारी अमीर घर की औरतें बंटी और बबली के पास दवाई लेने पहुंच जाती हैं। ये मेरी ननद है, कल ही दूसरे गांव से आई है। मैंने इसे भी आपके बारे में बताया, तो ये बोल रही है कि इसे भी वो दवाई चाहिए जिससे आप बूढ़े से जवान हो जाओ। वैसे आपकी दूसरी साथी कहाँ है? क्या वो जवान हो गई? हाँ बहन जी, वो तो कल रात को ही जवान हो गई थी। अरे सुमित्रा, जरा सामने आ जल्दी से, इन्हें अपना जादू दिखा। सब औरतें चौंक जाती हैं, क्योंकि बबली अब एक लड़की के रूप में थी। तभी सेठानी की ननद बोली, क्या बात है? वैसे कितने दिन लगे आपको बुढ़िया से जवान होने में? मुझे तो 1 हफ्ता लगा था। वैसे दवाई में नया तरीका अपनाया गया है, आप सबको सिर्फ 2 दिन ही लगेंगे। अब आप जल्दी से ये पैसे जमा कर दो, तो हम आपको दवाई दे दें। 2 दिन का इंतजार क्या करना है, मैं आपको अभी लड़की बनकर दिखा देती हूँ। सेठानी की ननद कोई बूढ़ी औरत नहीं थी, बल्कि सेठानी की भतीजी ये सब नाटक कर रही थी, जो पिछली रात ही अपनी बुआ के घर रहने आई थी। जब सेठानी की भतीजी रीमा को ये बात पता चली, तो उसे दाल में कुछ काला लगा, क्योंकि उसकी अपनी सहेली की माँ के साथ ऐसा हो चुका था, और वो बदमाश औरतें कहीं नहीं मिल रही थी। बुआ जी, ये कोई बुरी औरतें नहीं, ये 2 चालाक लड़कियां हैं, ये ठग हैं। गांव-गांव जाकर सबको बेवकूफ बनाती हैं और पैसे ठगती हैं। असल में इनका नाम बंटी और बबली है। पहले ये 2 बुढ़िया के रूप में गांव में जाती थी, फिर इनमें से एक अपने रूप में वापस आ जाती है। बस यही सारी औरतें धोखा खा जाती हैं। ये अपना मेकअप उतार देती है। अच्छा, ऐसी बात है, हम तो इनके जाल में फंसे ही जा रहे थे। अब तुम दोनों को यहाँ से कोई नहीं भागने देगा। रीमा बिटिया, जल्दी से चौधरी साहब को और बाकी गांव वालों को भी बुला लो, इन दोनों को पकड़ना बहुत जरूरी है। बबली, हमारी चालाकी हम पर भारी पड़ गई, अब तो हमें ये पुलिस के हवाले करके रहेंगे। तुम ठीक कह रही हो बहन, कोई बात नहीं, थोड़े दिन जेल की रोटी खा लेंगे। रीमा की समझदारी से बंटी और बबली, जो कि बहुत समय से लोगों को ठगने का काम कर रही थी, उन्हें पुलिस पकड़ लेती है और उन्हें जेल हो जाती है। दोनों को अपने किए की सजा मिल जाती है। बंटी और बबली दोनों को समझ आ गया था कि चोर कितना भी समझदार हो, कितना भी चालाक हो, पर एक न एक दिन उसे अपराध की सजा